नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में आज हम एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो नई मुहिम है एनसीईआरटी की पुस्तकें। आप लोगों को पता होगा 95% प्रत्येक परीक्षा में राजस्थान से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, सभी परीक्षाओं में एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस उठाया जा रहा है और आपको पेश किया जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से इन वीडियो को देखें। आपको अन्य पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी और मोटी मोटी गाइड हैं जो मार्केटों में बिक रही हैं। वो मार्केट की बिकने वाली गाइड हैं, निश्चित रूप से आपको भ्रमित कर रही होंगी कि वो बहुत बड़ी गाइड है, आप कैसे पढ़ें। निश्चित रूप से आप भ्रमित ना हों और एनसीईआरटी की सीरीज को पूरी तरह से देखें और देखने के बाद मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करना कि आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो हम अगला वीडियो आपको निश्चित रूप से बनाकर पेश करेंगे। एक वीडियो बनाने में लगभग 7-8 घंटे का टाइम खर्च होता है, तो इस टाइम को देखते हुए आप लोग पूरी तरह से वीडियो को देखिए। और एनसीईआरटी जो 6 क्लास की जो पुस्तक है, इसमें कुल 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं राजस्थान की जीके के संबंध में, और उन 10 चैप्टरों में से आज इस वीडियो में मैं आपको 5 चैप्टर पेश कर रहा हूँ और 5 चैप्टर आपको अगली वीडियो में पेश किए जाएंगे। तो इसमें जो टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं जो दिए गए हैं। पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय के संबंध में, और दूसरा जो टॉपिक है वो दे रखा है राजस्थान का इतिहास सेकंड नंबर पे, और जो थर्ड नंबर पर है वो है राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें जानने के रूपरेखाएं, जैसे जो शिलालेख पाए गए हैं, चाहे कोई सा भी शिलालेख है, प्राचीनतम नवीनतम जो शिलालेख पाए गए उनके बारे में जानकारी। और इसके बाद मिलेगी राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, चाहे वो गणेशो सभ्यता हो, बैराट हो, और इसके संबंध में अन्य जो नवीनतम अन्य सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को जो मेंशन किया गया किताब में, सारी सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आज़ादी से पूर्व सरकार का जो विस्तार था उसके संबंध में एक नया टॉपिक मेंशन किया गया किताब के अंदर से। और इसके बाद में जो छठवां टॉपिक होगा अगले वीडियो में होगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, 6 चैप्टर होगा। और इसके बाद में होगा राजस्थान की में जो जल संरक्षण है जैसे या जल संसाधन है, इसमें आएंगे आपकी अपवा प्रणाली, नदी, नहर, नाले और झीलें, और नई संरक्षण की तकनीकियाँ, चाहे वो परंपरागत गैर परंपरागत हों, तो इन सब के बारे में डिस्कस होगा। और ये है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आजीविका के क्षेत्रों में आप समझें तो जैसे कृषि है, उद्योग है, जो भी हमारे आजीविका के साधन हैं उनमें लघु कुटीर उद्योग सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। आप निश्चित से वीडियो को देखें। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में एक टॉपिक है। और एक है लोक संस्कृति एवं कला राजस्थान की। तो कला क्राफ्ट से आप प्रश्न बहुत आते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग। तो जो एनसीईआरटी की जो 6 क्लास की जो मुहिम है, ये 6 से 10 तक हम आपको संपूर्ण पढ़ा के देंगे। देखिए, जो 6 से लेकर के और 10वीं तक का जो एनसीईआरटी है वो इसी वीडियो में आज आपको क्लियर किया जाएगा कि आपको इस तरह से टॉपिकों में बांट करके वीडियो पेश किए जाएंगे। और 6 से 10 तक लगभग 20-25 क्वेश्चन जो राजस्थान से पूछे जाते हैं, तो वो 100% आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला जो है वो चैप्टर राजस्थान का परिचय, और परिचय में से पहला प्रश्न है ये वाला, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान की अक्षांश स्थिति। जो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है उसमें देखिए, इसमें दे रखा है ऑप्शन ए 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री और 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, और 23 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांत। तो इसे अगर हम समझें तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपके नज़र में आ रहा होगा। जो देखिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको, और मैं कम समय खराब करूंगा। अब आपको केवल ऑप्शन बताऊंगा, ऑप्शन के हिसाब से आप देखते रहेंगे और पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर जो सेकंड है वो इस प्रकार है, राजस्थान की देशांतरी स्थिति। ये प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति, आपको अच्छे से रट लेना है, इनको समझ में आ जाए, ताकि आपको अगर अक्षांश की बात कर रहा है तो दोनों तरफ अक्षांश ही अक्षांश आएंगे, और देशांतर की बात कर रहा है तो दोनों तरफ देशांतर ही आएंगे। तो इस चीज़ को आप फिक्स कर लें। तो अब इसमें देखिए, एक अक्षांश का एक देशांतर का ऑप्शन मिलेगा, तो जो आपका ऑप्शन होगा वही आपको चूज करना है। तो बात कर लेते हैं ये राजस्थान की देशांतरी स्थिति। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका करेक्ट आंसर है और ये सही भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड नंबर से बात थर्डवा। अब देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो इसे कई बार 3.42 इस तरह पूछता है,
ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लेना, कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। और ऊपर जो दे रखा था वो भारत का था, ठीक है। अब देखेंगे कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान में लंबाई को लेकर के दो डिजिट हैं, एक तो 826 और एक है 869। क्या है, 826 और 869। आपको पता होगा राजस्थान का फैलाव पश्चिम में ज़्यादा है, इसका मतलब पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है। तो कम कौन सा है, 826, और अधिक कौन सा है, 869। तो आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा 869 आपका उत्तर। क्लियर है, क्योंकि इधर लंबाई ज़्यादा है। अब आप आगे देखेंगे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं, एकमात्र जो देश है पाकिस्तान, वो इस तरह से, अगर मैं इसे इस तरह बनाऊं, इस तरह से, इस तरह से, तो ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट, तो ये यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है पाकिस्तान से, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या देख पा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या लगा हुआ, पाकिस्तान लगा हुआ है। कौन सा देश है, पाकिस्तान, एकमात्र देश है। और पाकिस्तान की जो सीमा रेड क्लिफ, इसके बारे में आगे जो हम बात करेंगे उसमें सब कुछ सामने आएगा आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 6वां, राजस्थान का पूर्व से या पूर्वी जिला कौन सा है। तो पूर्वी जिला है धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। अब इसमें जो चारों ऑप्शन इसी तरह मेंशन किए गए हैं, पश्चिमी जिला जैसलमेर है, उत्तरी जिला गंगानगर है और दक्षिणी जिला क्या है, बांसवाड़ा होगा। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां, और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान का पड़ोसी नहीं है। तो अब आपको पता होगा, देखिए इस तरह से क्या है, राजस्थान का मान लीजिए मैपिंग कर लेते हैं। तो इधर क्या है, पंजाब लगा हुआ है हनुमानगढ़ और गंगानगर से, और हनुमानगढ़ के साथ में भरतपुर तक क्या फैला हुआ है, हरियाणा फैला हुआ है। हरियाणा के बाद में यहाँ पे क्या यूपी लगता है, यानी भरतपुर और धौलपुर से, और धौलपुर से स्टार्ट होकर के और बांसवाड़ा तक लगा हुआ है एमपी, और एमपी के साथ में यहाँ से और बाड़मेर तक, बांसवाड़ा से बाड़मेर तक लगा हुआ है गुजरात। तो हमने देखा 1 2 3 और 4, और इधर 5वां। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ एक राष्ट्र है और उसका नाम है देश पाकिस्तान, तो वो सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं और इसमें उत्तराखंड का नाम कहीं भी नहीं आया, तो आपका उत्तराखंड उत्तर हो जाएगा, पड़ोसी राज्य नहीं है ये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है, और 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय एवं अस्त कहाँ पर होता है। और उदय और अस्त को लेकर के ये प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर, क्योंकि धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है, अभी हम बात कर चुके हैं। एक और प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। तो राजस्थान में कुल संभागों की संख्या है 7। 7 जो संभाग हैं उनमें सबसे नवीनतम जो संभाग है वो है भरतपुर। भरतपुर। और इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा आसान तरीका है, देखिए 4, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, देखिए 4 जून 2005, ये क्या है, 2005 में क्या है, अस्तित्व में आया था। 4 जून 2005 को नया संभाग बना था, और पेपर में ये प्रश्न लगातार आता है। और इसे क्या करते हैं, कभी जो लास्ट का 5 का इसे पहले कर देते हैं और फिर 4 जून 5 जून इस तरह करते हैं। तो आपको याद रखना है 4 पहले आता है कि 5 पहले आता है, 4 आता है। तो 4 आएगा पहले और बाद में क्या आएगा, 5। इस तरह आपको याद कर लेना है, हर बार पेपर में पूछ जाता है ये प्रश्न और हम इसे गलत कर बैठते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता, तो इसको जानने के लिए हमें एक ट्रिक मैं आपको सामने पेश करूंगा, और वो ट्रिक से आप समझ पाएंगे कौन सा जिला है जो पाकिस्तान ये इसमें जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है और कौन सा जयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप जान लेंगे और जानने के बाद में ही हम आगे पढ़ पाएंगे। तो एक बार मैं इसकी ट्रिक पेश कर देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, आजा आजा सीदो झुंझुनू झुंझुनू। देखिए इसमें क्या है कि एक मित्र है और वो जयपुर का रास्ता यानी जयपुर में बैठा हुआ है, और वो कह रहा है कि भाई झुंझुनू कैसे आना है। तो आजा सीदो झुंझुनू, आ फॉर अलवर, जयपुर, सी फॉर सीकर, दो फॉर दौसा और झुंझुनू। तो ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, है ना। इस ट्रिक को मेंशन करने का हमारा बहुत और भी तरीका है, आपको समझ में आ जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ केवल इतना समझना है। तो इसमें आ फॉर अलवर, जयपुर, सी फॉर सीकर, दो फॉर दौसा और झुंझुनू। तो इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, नागौर और चूरू, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता। तो जो जोधपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है तो उसमें क्या है, हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जय
जे, बसपा, BSP, ठीक है। इस तरह से या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो बसपा हिंदी में लिख सकते हैं तब भी चल जाएगा। तो J4 जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, जालौर, और B4 आप लोगों को पता हुआ बाड़मेर, और C4 सिरोही, और P4 पाली। तो ये आते हैं, और बाकी जो इसमें समाहित नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट होंगे जो होंगे जोधपुर में जो नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर के जोधपुर पाली का नाम इसमें दिया है। बीकानेर, चूरू, जालौर, सिरोही, और बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसमें जो बीकानेर और चूरू है, बीकानेर अपने आप में एक अलग संभाग है, और चूरू जो है वो बीकानेर के साथ में ही आता है, ठीक है। तो ये बीकानेर संभाग के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस तरह से हम बी ऑप्शन कर देंगे इसका। अब देखिए, निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो अजमेर संभाग के लिए हम एक लाइन पढ़ते हैं, अभी ना टोक, अभी ना टोक। देखिए, बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने से देन बेटर है कि मैं कम उससे बता देता हूँ। बाकी बहुत विस्तार से बताते हैं तो आपको याद रहती है ट्रिक। एक बीवी अपने पति को बार बार टोकती है बीच बीच में, तो उसका पति कह रहा कि अभी ना टोक। तो A4 अजमेर, B4 भीलवाड़ा, ना4 नागौर, टो4 टोंक, और K4 करौली। अभी ना टोक, टोंक से टोंक होगा, करौली नहीं आएगा इसमें, टोक से टोंक। तो 1, 2, 3 और 4, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंतर्गत। आप याद भी हो जाएंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसमें अजमेर आता है, तो भीलवाड़ा आता है, और टोंक आता है, और नागौर आता है, लेकिन ये नहीं आता राजसमंद। तो अभी ना टोक, इस तरह याद कर लेना, आपको हो जाएगा। अगला देखिए, बीकानेर संभाग के अंतर्गत कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। क्या कह रहा है, देखिए, बीकानेर संभाग के अंतर्गत शामिल जिला। तो शामिल जिला कौन सा है बीकानेर में, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। तो ये सभी हैं। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, बिग बिग चूहा, इस तरह से बिग चूहा। B4 बीकानेर, G4 गंगानगर, चूफुर चूरू, हैफोर हनुमानगढ़। तो बिग चूहा। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें 4, लेकिन इसमें 3 दिए गए हैं। B4 बीकानेर दिया, G4 गंगानगर दिया, किस दिया है, चूरू दिया गया है, हाथ से हनुमानगढ़। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो लेकिन इसमें दिए कितने गए, 3। तो इसमें बीकानेर समेत नहीं किया गया, और बीकानेर संभाग अपने आप में है तो दिए रखा है इसमें। क्लियर है। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, कोटा संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, कोटा जिले के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए जाते हैं। तो एक लाइन है, बाबू को झाला झाला दो। तो इसका मतलब बाबू को बुलाओ, तो बाबू को झाला दो। तो 2 है, ये तो केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए किया गया है। बापुर, देखिए, बापुर 12, बूफोर बूंदी, कोफोर कोटा, और झाफोर झालावाड़। यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसने हम शेखावाटी जिले भी कह सकते हैं। तो कुल 4 आते हैं, तो 4 आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 14वां के बाद 15वां क्वेश्चन है, और 15वां क्वेश्चन इस प्रकार देखिए, निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता। जो उदयपुर जो संभाग है, तो उसके लिए हम लिखते हैं उपराची डूबा। इस तरह से आप ध्यान रख लेना, उपराची डूबा। U4 उदयपुर, P4 प्रतापगढ़, राफोर राजसमंद, C4 चित्तौड़गढ़, D4 डूंगरपुर, और बाफोर बांसवाड़ा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। तो आपको इस तरह से डिस्ट्रिक्टों के बारे में पूछा जाए तो वो भी आपको याद होगा। तो ये कह रहा कि नहीं आता है। तो देखिए, उदयपुर चित्तौड़गढ़ दे रखा है इसमें, बांसवाड़ा डूंगरपुर ये भी दे रखा है, प्रतापगढ़ राजसमंद ये दे रखा है, क्या दे रखा है राजसमंद भी, और धौलपुर और भरतपुर ये बिल्कुल अलग है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर हो जाएगा चौथा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं। तो भरतपुर जिले के अंतर्गत क्या है, भरतपुर जिले के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और बिल्कुल क्लियरिटी सुन लेना, और इसकी भी ट्रिक है भरतपुर की भी, ठीक है। तो इसकी मैंने क्या है, संभागों की ट्रिक डाल रखी है यूट्यूब पर, वो देख लेना आप, है ना, GK बाई विनोद सर सर्च करके संभागों की ट्रिक है, बहुत अच्छे समझाया गया उनको। और देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की लंबाई तो वो है 5920, यानी 5920 किलोमीटर है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर ये कुल सीमा की लंबाई है, अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय की बात करें तो वो है 4850। अगर हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो वो 1070 है। कितना है, 1070, और कुल 5920। और राज्य सीमा की बात कर रहा है केवल राज्यों से जो लगी हुई है वो है 4850। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर की कौन सा राज्य बनाता है, MP, जो मध्य प्रदेश है। और इसके साथ कितने 10 जिले लगे हुए हैं राजस्थान के, और 10 लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के, और कुल लगाता है 1600 किलोमीटर। क्लियर है।
हाँ, अगला देखिए, अगला है 19वां क्वेश्चन। और 19वां क्वेश्चन इस तरह से है, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो सबसे छोटी सीमा लगती है पंजाब के साथ, और वो भी केवल 89 किलोमीटर, और वो लगती है गंगानगर और हनुमानगढ़ से। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के बारे में अभी भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो है 1070 किलोमीटर। कितना है? 1070, जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। इसके बाद देखिए, राजस्थान वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? जो राजस्थान है उसका वर्तमान स्वरूप कब आया था? तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को। तो इसकी डेट है 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो 1956 लिखा हुआ है आपकी किताब में। तो आपसे बार बार यही प्रश्न आता है कि 1956, 58, 60, इस तरह से, तो 56 ही पूछते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर है, और सबसे छोटा है धौलपुर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? और छोटा जिला भी मैं आपसे मेंशन कर चुका हूँ, और वो है धौलपुर। क्लियर है? और इसके बाद में देखिए, धौलपुर के बाद में फिर दौसा है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। इस तरह इनको क्या मेंशन किया गया है। और अगले वाले क्वेश्चन में जो पीछे देखा था हमने, ये वाला देखिए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। इस तरह से क्या है, इनको मेंशन किया है पूरी तरह से, है ना। वीडियो बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो काम आएगा आपके। और 95% कोर्स इसी से आता है, एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अब उत्तर की लंबाई तो कम है, तो 826 हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में देखिए, विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो आपको पता लगा होगा। तो कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28, क्योंकि इससे पहले 29 राज्य थे, और जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है। और देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, क्योंकि 9 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। क्लियर है? अब एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीप और दादर नगर हवेली, उनको एक कर दिया गया है मर्ज करके। क्लियर है? और देखिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। और अगला देख लीजिए एक बार, यानी राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। तो ये प्रश्न लगातार पेपर में आता है, 10.41%, जबकि भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है। तो ये भी कई बार पेपर में मेंशन किया जाता है, और आगे भी प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। तो इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1945 को। 47 को लिख रहा है, 47, यानी 17 अगस्त 1947, 47। तो ये प्रश्न भी कई बार पेपर में आता है, डायरेक्ट आता है 47, 46, 48, 49, तो 47। आगे देखिए, अगला चैप्टर नंबर 2, राजस्थान का इतिहास। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता में भी मिलता है? तो कौन सा क्षेत्र है जिसका मिलता है? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कहाँ से मिलता है, अगर आपको आता है तो इसमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा मरु प्रदेश का। क्या है ये? तो ये क्या होगा? मरु प्रदेश में इसका क्या उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता। तो मरु प्रदेश में मिलता है इसका। अगला देखेंगे, प्राचीन मरु प्रदेश का विस्तार वर्तमान के किस जिले में नहीं है? जो प्राचीन जो मरु प्रदेश था उसका विस्तार किस जिले में नहीं है? तो आपको ये भी विशेष ध्यान रखना, हाँ या ना। तो ना का हाँ, हाँ का ना पढ़ लेते हैं कई बार एग्जाम के दौरान में। तो कहाँ नहीं था वो देखना है। तो ये हो जाएगा, पाली और सिरोही में नहीं था, जबकि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और इन सब के अंतर्गत क्या था, ये मेंशन किया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, जांगल प्रदेश की राजधानी, तो ये तो आपको पता है, लड्डू क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर नागौर थी। क्लियर है ना? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको देखिए मैंने बता दिया वैसे तो, फिर भी अहिछत्रपुर नागौर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला जांगल प्रदेश में नहीं आता?
तो जंगल प्रदेश में जो जिला नहीं आता है वो आपको देखना है बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। तो कौन सा नहीं आता है इसमें, तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जंगल प्रदेश में बाड़मेर नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, बाड़मेर जंगल प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता था। तो अभी मैंने बताया था जंगल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न, यानी यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण, यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारा द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। तो ये किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और इसका उत्तर हो जाएगा जंगल क्षेत्र से। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जंगल क्षेत्र से गुजरे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य जनपद के संबंध में असत्य कथन है। जो मत्स्य जनपद था उसके संबंध में इसका उल्लेख सामवेद में मिलता है एक, और महाभारत काल में इसकी राजधानी विराटनगर थी, और वर्तमान में जयपुर एवं अलवर के मध्य स्थित है। तो इसमें क्या है, ये जो सामवेद दिया गया है ये इसका उत्तर गलत है, क्योंकि ये ऋग्वेद में मिलता है। इसका उत्तर कहाँ मिलता है, ये इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ना कि सामवेद में। तो यहाँ सामवेद गलत है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा 6वां। तो पहला हो जाएगा 6 का। आगे देखिए, सूरसेन जनपद वर्तमान के किस जिले में के अंतर्गत आता है। जो सूरसेन है, सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी है मथुरा। तो यह कहाँ कहाँ आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो वर्तमान में किस जिले में नहीं आता है, वो पूछ रहा नहीं आता है, तो ये नहीं आता है, एक बार कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो अलवर में नहीं आता है सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली इन तीनों के अंतर्गत आता है। क्लियर है। अगला देखिए, पिछली बार जो रीट में आया था क्वेश्चन यहीं से आया था कि सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो जो 2021 में जो रीट हुआ था उसमें ये आया था सूरसेन जनपद की राजधानी। तो ये किताबों से उठ के आते हैं सारे प्रश्न, एनसीईआरटी के से है ना। तो विराटनगर, अहिछत्रपुर, मथुरा और नगरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरसेन जनपद के संबंध में सत्य कथन है। जो सूरसेन जनपद के संबंध में क्या सही है, एक बार मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखों में सिकंदर के समय यानी सौरमैन का उल्लेख किया गया है। जो सौरसेन है, ये सौरसेन का उल्लेख किया गया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद पंजाब व तक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी। तो जैसे मालव है, सीवी है, अर्जुना है, ये आए थे उस समय। और ऑप्शन हो जाएगा सभी। तो क्या इसका सभी उत्तर है, तो निश्चित रूप से इसका क्या है, सभी उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सीवी जनपद वर्तमान में किस जिले में है। तो जो सीवी जनपद है, अब आपको पता होगा सीवी जनपद है वो चित्तौड़गढ़ में आता है। कहाँ आता है, चित्तौड़गढ़ में। और सीवी की जो राजधानी है वो क्या है, मध्यमिका या मध्यमिका। देखिए एक बार, सीवी जनपद की राजधानी क्या है, तो आया ना प्रश्न सीवी जनपद की राजधानी। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, तो क्वेश्चन नंबर 11वां और 11वें दे रखा है जो मध्यमिका है। कई बार इसका नाम मध्यमिका भी मिलता है, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस कर लिया था इस पर, मध्यमिका या मध्यमिका है। अर्जुनाय जनपद किस जिले में पड़ता है। जो अर्जुनाय जो जनपद है वो किस जिले में पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भरतपुर और अलवर में। भरतपुर और अलवर, जो अर्जुनाय क्षेत्र है वो भरतपुर और अलवर के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए, किसने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया था। यानी किसने मालवों के साथ मिलकर क्षत्रपों को पराजित किया था जो विदेशी थे। तो आंसर हो जाएगा 13वें का अर्जुनाय। क्या हो जाएगा, अर्जुना हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा अर्जुनाय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और अगला इस प्रकार है, मालव क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में आता है। जो मालव क्षेत्र है वो किस जिले में आता है, तो वो आता है टोंक। टोंक के अंतर्गत आता है मालव। कहाँ आता है, मालव टोंक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है और ये है, किनकी दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। किनकी दिग्विजय का जो अभिलेख है वो है नांदसा अभिलेख। और नांदसा अभिलेख आपको ये भी ध्यान रखना कि नांदसा अभिलेख पड़ता कहाँ पे है, और वो पड़ता है भीलवाड़ा में। नांदसा अभिलेख कहाँ है, भीलवाड़ा में है। और उत्तर हो जाएगा इसका मालव। ठीक है, इन्हें मालव की दिग्विजय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी राजस्थान में शक्तिशाली गणतंत्र कबीला कौन सा था। जो उत्तरी राजस्थान था उसमें स्वतंत्र
गणतंत्र कबीला कौन सा था? तो ये देखना है 16वां। तो इसमें था योद्धे। कौन सा था? योद्धे। अगर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, जो प्रश्न आपको कन्फर्म याद हैं, उन्हें तो रहने दें। बाकी जो आपको कम याद हैं या संशय के विषय हैं, उनको आप कॉपी में नोट डाउन करें कम से कम। 17वां क्वेश्चन है, और 5वीं सदी बाद किसने योद्धे जनपदों की गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? अच्छा प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वो किया था हुन वंश ने। किसने किया था? हुन वंश ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, योद्धे के पतन का उल्लेख मिलता है। जो योद्धे हैं इनके पतन का उल्लेख किसमें मिलता है? तो उनका उल्लेख मिलता है बृहद संहिता में। बृहद संहिता में योद्धियों के पतन का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां, प्राचीन मेवाड़ किन जिलों में फैला हुआ है? जो प्राचीन जो मेवाड़ था वर्तमान के किन जिलों में आता है? 19 क्वेश्चन है, और 19 में हो जाएगा। देखिए, उदयपुर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। सभी में था। अगला देखिए, मेवाड़ के संबंध में असत्य कथन है। जो मेवाड़ है इसके संबंध में असत्य कथन क्या है? यानी 7वीं शताब्दी से राजस्थान निर्माण तक गुहिल सिसोदियाओं का वंश शासन रहा था। ठीक बात है। मेवाड़ की राजधानी नागदा आह देखिए नागदा, आहट, ये इसे आहट या इसे आहड़ बोलते हैं, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर रही है। और यहाँ की प्रमुख बोली मेवाड़ी है। तो मेवाड़ी है बिल्कुल। तो इसमें से जो गलत क्या है? गलत इसका उत्तर है कोई गलत नहीं है। चौथा आंसर हो जाएगा इसका, सभी आंसर सही हैं इसके। और देखिए अगला प्रश्न है, तो ये है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कतरना क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? पिलानी के पास जो नरहड़ है वो किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये अच्छे से आप मेंशन कर लेना और इसे देखना। तो आंसर हो जाएगा 2, वागड़ के नाम से। किसके नाम से? वागड़ के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? और डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है ये आपको थोड़ा सा बताना है, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को। तो हो जाएगा बागड़ी। कौन सी है? बागड़ी। और ये कितनी बार पूछा गया प्रश्न, इसकी कोई गिनती नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली बागड़ी। ठीक है। अगला देखिए, 7वीं सदी में मंडौर पर किन शासनों का अधिकार था? तो मंडौर पर किसका अधिकार था? तो वो हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। किसका हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहारों का। अगला क्वेश्चन देखिए 24, हाड़ौती क्षेत्र में प्राचीन समय में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो किसका आधिपत्य था? 24वां क्वेश्चन एक बार देखिए, भील है, मीणा है, गरासिया है, डामोर है। तो 24 का हो जाएगा मीणा। तो मीणाओं का आधिपत्य था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, डूंडांडी बोली कहाँ बोली जाती है? तो डूंडांडी क्या है? जयपुर का जो आसपास का इलाका है यहाँ डूंडांडी बोली जाती है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पहला इसका। ब्याबर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जो ब्याबर अजमेर का क्षेत्र है, क्या उसे कांठल कहा जाता था? क्या उसे मारवाड़ कहा जाता था? क्या मेवात कहा जाता था? या हाड़ौती कहा जाता था? तो निश्चित रूप से 26 क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ब्याबर के आसपास का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता था। क्या कहलाता था? मेरवाड़ा। सही सुमलित नहीं है। तो देखना एक बार थोड़ा सा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसलमेर में मांड या वल्ल, और दक्षिणी जोधपुर में गुजरातरा, प्रतापगढ़ में कांठल, और जो मेवात है वो जयपुर। तो ये गलत है, जयपुर मेवात में नहीं आता, अलवर भरतपुर मेवात के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए 28, निम्न में से कौन सा जिला शेखावाटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं। तो जयपुर नहीं आएगा इसमें फिर। ठीक है, जयपुर नहीं आएगा शेखावाटी में, ये आते हैं 2.5 जिले। और देखिए, मेवात क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? तो मेवात पड़ता है अलवर और भरतपुर, अभी बता चुके हैं हम आपको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, यानी मेवातियों के प्रसिद्ध नायक हसन खां, यानी मेवातियों के प्रसिद्ध हसन खां मेवाती ने खानवा युद्ध में किसका सहयोग किया था? तो आपको पता होगा राणा संग्राम सिंह का उन्होंने सहयोग किया था, और ये राणा संग्राम के साथ देकर बाबर के द्वारा मारे गए थे, और इस युद्ध में ये शहीद हो गए थे हसन खां मेवाती जी। अगला है राजस्थान के इतिहास और जानने के स्रोत, चैप्टर नंबर 3। तो नगरी अभिलेख जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है, किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न हो जाएगा। नगरी अभिलेख
और इसकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी। और भाषा कैसी है? संस्कृत। तो नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ती है? देखिए, नगर शब्द होता है तो टोंक, नगरी है तो चित्तौड़गढ़। नगरी की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, घटियाला अभिलेख कहाँ पर लगा हुआ है? ये प्रतिहारों का इतिहास लिखा हुआ है इसमें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। घटियाला का जो अभिलेख है इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रतिहारों का इतिहास। और ये कहाँ पर है? घटियालों का अभिलेख। तो चैप्टर नंबर 3 का तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताना हमें। तो दूसरा है, तो ये क्या है? घटियाला का शिलालेख जो है जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अगला देखिए, तो मेवाड़ महाराणा यानी समर सिंह के युग की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? और ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि मेवाड़ महाराणा समर सिंह जो है इसकी जानकारी कौन देता है? तो नगरी अभिलेख, घटियाला अभिलेख, चिरवा अभिलेख, किराड़ू अभिलेख। तो तीसरे में हो जाएगा निश्चित रूप से चिरावा जो अभिलेख है ये इसकी क्या है? जानकारी प्रोवाइड करता है। और जो चिरावा अभिलेख है ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है ये? उदयपुर में पड़ता है चिरावा अभिलेख। और ये महाराणा समर सिंह के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। देखिए, निश्चित रूप से कंसवा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। यह किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होगा, जो ये है ये कंसवा जो है ये कोटा में पड़ता है। और कंस का एकमात्र मंदिर भी कोटा में ही है, आपको पता होगा, कैथुन कोटा में। चौथा, तो चौथे में क्या हो जाएगा? कंसवा का ये जो है ये चौथा है और ये पड़ता है कोटा के अंतर्गत। हाँ देखिए, पांचवा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गणेश्वर से ताम्र संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं ये कहाँ पर स्थित है? आपको पता हो गणेश्वर सभ्यता है वो नीम का थाना सीकर में है। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर। अगला देखिए, जोधपुरा संस्कृति किस जिले में स्थित है? देखिए, जोधपुरा, जोधपुरा जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। ध्यान रखें, जोधपुरा, कई बार जोधपुर नहीं करें आप। जोधपुरा एक संस्कृति है जो जयपुर में स्थित है। अगला देखिए, कहाँ से काले और लाल मृद भांड मिले हैं? कहाँ से मिले हैं काले और लाल मृद भांड? तो देखिए, एक बार जोधपुरा, नोहो, दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों से। क्या है कि काले और लाल रंग के जो मृद भांड हैं वो जोधपुरा जयपुर और नोहो भरतपुर दोनों जगह से मिले हैं। क्लियर है? आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां है, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन करने वाला ग्रंथ पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज जो विजय है ये रचना किसकी है? तो यह है जयानक की। तो देखिए, यही प्रश्न कितनी बार पेपर में पूछा गया, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में हर बार ये प्रश्न आता है। आने के पीछे कारण है कि कुछ ही लेखक हैं जो किताब में दे रखे हैं, मेंशन है, वो ही आते हैं बार बार रिपीट होकर के। तो अगला देखिए, किराड़ू अभिलेख किस जिले में स्थित है? तो किराड़ू अभिलेख की बात कर रहे हैं या मंदिर की बात कर रहे हैं तो वो है बाड़मेर में। क्लियर है ना? अगला देखिए, नांदसा युप अभिलेख, नानसा युप अभिलेख किस जिले में स्थित है? तो नानसा के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। नानसा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है ये मैं आपको पहले ही बताया था। पाली है, और कोटा है, दौसा है, और भीलवाड़ा है। तो कहाँ मिलता है? अभी मैंने नानसा युप अभिलेख जो है इसके बारे में आपको डिस्कस कराया था, तो ये पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है, अब देखिए अगला, अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है? तो देखिए, सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है? तो इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। दलपत सिंह का ग्रंथ दलपत विलास, नैनचंद्र सूरी और हमीर महाकाव्य। तो देखिए, इसके बारे में कल जो वीडियो बनाया था मैंने, और ये वीडियो कई बार पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और ये वीडियो मैंने जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था ऑनलाइन कोर्स में, उसमें बताया था नैनचंद्र सूरी और हमीर महाकाव्य। नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो हमीर महाकाव्य है, और एक जोधराज द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नैनचंद्र सूरी का जो हमीर महाकाव्य इसमें मिलता है। इसके अलावा एक और है जो जोधराज द्वारा लिखा गया था, हमीर रासो, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। हमीर रासो और नैनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य दोनों में मिलता है इसका। ठीक है, दोनों मेंशन है, और मैंने कल इनको पढ़ाया भी था आपको ऑनलाइन क्लास में। राठौड़ रतन सिंह महेश दसोत रिवाचनी का ग्रंथ के लेखक कौन है? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत रिवाचनिका के लेखक कौन है? तो ये अपने आप में देखिए, आपने नया प्रश्न सुना होगा, किताब में मेंशन है, आपको इनसे बचना है। तो बारे में हो जाएगा, ये हो जाएगा खिड़िया जग्गा का।
राठौड़ रतन सिंह, महेश दासोत, रिवाचनी का जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खड़िया जग्गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ हैं। तो इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, जो क्लास ले रहा था, कि जो जालौर पर जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो वीरमदेव और इस यानी कानड़देव और इनके पुत्र वीरमदेव मारे जाते हैं, और कानड़देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ द्वारा की गई थी। और पद्मनाभ जालौर के जो ये थे समय में, जो कीतू ऑब्लिक कीर्तिपाल ने जालौर वंश की स्थापना की है, कल बताया था मैंने आपको। और कानड़देव के समय में ये क्या है? पद्मनाभ हुआ करते थे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो अभी हमने देखा था 19वां क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ, तो ये देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। देखिए अगला प्रश्न है 14 दलपत विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? जो दलपत विलास ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएगा दलपत सिंह द्वारा। दलपत विलास दलपत सिंह द्वारा लिखा गया था। इसके बाद देखेंगे अपन सामोली अभिलेख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये सारे अभिलेख आपको याद करने हैं, जो किताबों में 50-100 जो अभिलेख लिखे हुए हैं उनसे आप बचना, और इनको आप याद करोगे 100% आपके समझ में भी आएगा। सामोली अभिलेख कहाँ पर लगा हुआ है? जो सामोली अभिलेख है वो लगा हुआ है उदयपुर में। सामोली उदयपुर, सामोली उदयपुर, इस तरह आपको रट लेना है को। बिजोली अभिलेख किस जिले में है? तो बिजोली कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा में हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एनाल्स एंड एंटिक्यूटस ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड जी। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के जो लेखक हैं वो हैं सूर्यमल मिशन। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, अभी फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षाएं चल रही हैं सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं उनमें कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। इतने हार्ड प्रश्न नहीं आते, आप इसको बहुत पहाड़ मत बनाओ परीक्षा को। अगर आप जितना पहाड़ बनाओगे वहीं दिक्कत होगी। बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ रहे हैं, बहुत गहराई में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको नुकसान दे सकता है, ध्यान रखना। तो वंश भास्कर है किसकी रचना? सूर्यमल मिशन की। और इनकी एक और रचना है वीर सतसई, वीर सतसई। तो कई बार ये दोनों रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जो मारवाड़ राज्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 19 क्वेश्चन है, देखिए एक बार कमेंट करना अगर आपको आता है तो इसका हो जाएगा विश्वनाथ रेव। तो ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया है, जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें आया था। ये रीट की परीक्षा जो हुई थी 2018, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मारवाड़ राज्य इतिहास के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ रेव। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार यानी किस इतिहासकार ने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही और बागड़ का इतिहास लिखा है? तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो ये क्या करा, किस इतिहासकार ने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही और बागड़ का इतिहास लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर है 20। तो इसमें हो जाएगा गौरी यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर, जोधपुर और सिरोही का लिखा है। और मारवाड़ का भी मैं बता चुका हूँ आपको। बरनाला यूप स्तंभ, जो बरनाला यूप स्तंभ है वो किस जिले में है? बरनाला। तो ये आपने किताबों में नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इनको यहाँ से पढ़िए। 21वां, तो ये हो जाएगा जयपुर में। बरनाला कहाँ पर है? जयपुर में। बरनाला अभिलेख जयपुर। पश्चिम भारत की यात्रा, देखिए ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, जो एनाल्स एंड एंटिक्यूटस ऑफ राजस्थान, जो पुस्तक थी कर्नल जेम्स टॉड की, उसी के द्वारा लिखा गया था इसको भी। पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? 22 कर्नल जेम्स टॉड। समझ गए? तो आपको ये पुस्तक नहीं पता होगा तो इन सबको लिख लेना आप, अगर आपको जो नहीं पता। पुरातत्व स्थल नोहो किस जिले में आती है? तो नोहो आता है भरतपुर में, मैं आपको भी बता चुका हूँ उसके बारे में। अगला देखिए, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं वो आहड़ और रेड से, बैराठ और रंगमहल से और सामर से, तो ये सभी जगह से मिली हैं। 24, 24वां क्वेश्चन था ये, और 24वां क्वेश्चन हो जाएगा 4 सभी। तो देखिए आहड़ से मिले हैं, रेड टोंक से मिले हैं, बैराठ से मिले हैं। हाँ देखिए 25वां क्वेश्चन है, कौन सा है? 25वां। ये देखिए निम्न में से कौन सा इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है? 25। तो इसमें दे रखा है प्राकृतिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। ये इतिहास के को जानने के प्रमुख स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और साहित्य स्रोत। और देखिए
निम्न में से कौन सा इतिहास को जानने का प्राकृतिक स्रोत है? तो ये देखिए, अभिलेख और मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 का 4, यानी सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी के प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? तो किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं। जैसे राज प्रशस्ति, समझे आपने, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो। और देखिए, प्राचीन गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? तो गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद में। ये सुरखलाल मेहंदी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। अगला से देखिए, आहड़ सभ्यता किस जिले में है? तो आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता उदयपुर। इसका स्थानीय नाम धूलकोट, ठीक है, आघाटपुरा। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हमीर महाकाव्य किस वंश का इतिहास है? हमीर जो महाकाव्य है उसमें किस वंश का इतिहास लिखा हुआ है? तो गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। तो यह है 30 में हो जाएगा चौहान वंश का। यानी जो हमीर महाकाव्य है, और हमीर महाकाव्य में किस वंश का उल्लेख मिलता है? और ये मिलता है हमीर महाकाव्य में, नैनचंद सूरी का ग्रंथ है ना ये, तो इसमें मिलता है चौहान वंशों का। किसका मिलता है? चौहान वंश का। अगला देखिए, अगला चौथा चैप्टर है, यानी हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी के किनारे जो अवशिष्ट मिले हैं, क्या आहड़ मिला है, कालीबंगा मिला है, गणेश्वर मिला है, गिलुंड मिला है? तो इसमें मिला कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो बेड़च, तो ये हो जाएगा आहड़ सभ्यता। कौन सा हो जाएगा? आहड़ सभ्यता। और बेड़च का दूसरा नाम है आयड़, ठीक है। अशोक का भ्राभु शिलालेख कहाँ से मिला है? तो अशोक का जो भ्राभु शिलालेख है वो बैराट से मिला है। कहाँ से मिला है? बैराट में। और ये चीज़ ध्यान रखें, जो ये भ्राभु शिलालेख है अब ये कोलकाता संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पे है ये? कोलकाता संग्रहालय में। ये जो मैंने वीडियो बना रखी है, कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर, इन सभ्यताओं के बारे में भी इनमें मैंने बहुत अच्छा जिक्र किया है, चित्र के माध्यम से बताया है इनको, है ना। पांडवों ने अपने अज्ञातवास में अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो वो गुजारे थे बैराट में। कहाँ गुजारे थे? बैराट, जयपुर में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता था आपके लिए, और आप इस पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन है, मकानों में 4 से 6 चूल्हे कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? और 4 से जो 6 चूल्हे हैं वो प्राप्त हुए हैं आहड़ में। कहाँ से प्राप्त हुए हैं 4 से 6 चूल्हे? ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। और आहड़ से जो ये चूल्हे प्राप्त हुए हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये एक संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था को दर्शाते हैं। तो ये 5वां हो गया निश्चित रूप से। और इसके बाद में देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन, कालीबंगा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? अब देखिए, कालीबंगा की खुदाई कह लीजिए, उत्खनन कह लीजिए, तो वो हुई थी बीबी लाल और बी के थापर। इसके साथ में एक और व्यक्ति है, एमडी खरे। एमडी खरे, इसका नाम भी लिखा हुआ है पूरी तरह से। और ये दो यानी बीबी लाल और बी के थापर और एमडी खरे। अभी फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता से कौन व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसमें 3 नाम थे, बीबी लाल और बी के थापर और एमडी खरे, और एक था रतन चंद्र अग्रवाल। तो रतन चंद्र अग्रवाल का संबंध आहड़ सभ्यता से इससे नहीं है। और ध्यान रखें, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है आपको, कि सबसे पहले कालीबंगा के बारे में किसने जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की थी? और वो थे एलपी तेसी तोरी, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। और इसकी खोज का जो जिम्मा दिया जाता है वो दिया जाता है अमलानंद घोष को। इसे हम ए घोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला और स्थल। तो ये जरा देखना एक बार, औंचनिया भीलवाड़ा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जोधपुरा और सामहर जयपुर में है, ये भी ठीक है। नगरी टोंक में है, ये भी ठीक है। भीनमाल जालौर, तो देखिए नगरी टोंक ये ठीक नहीं है, नगरी टोंक नहीं है, नगर टोंक है। नगर होता तो टोंक होता, और नगरी है तो चित्तौड़गढ़। ध्यान रखें, इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो आप धोखा खा सकते हैं। नगर और नगरी को ढंग से पढ़ लेना। तो 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल हनुमानगढ़ में नहीं है? तो हनुमानगढ़ में कौन सा नहीं है? तो रंगमहल है, बड़ा पोल है, पीलीबंगा है, लेकिन दर कहाँ पर है? दर है भरतपुर में। भरतपुर, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दर कहाँ पड़ता है? दर एक सभ्यता है और जो भरतपुर में स्थित है। आगे देखिए, कालीबंगा के संबंध में असत्य कथन है।
असत्य पूछ रहा भाई कि असत्य कथन कौन सा है। यहाँ मनकों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो मकान थे, मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े व कुछ छोटे कमरे थे। लकड़ी व ईंटों की नालियाँ थी। यहाँ से भट्टीनुमा चूल्हा प्राप्त हुआ है। तो इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो यहाँ से जो भट्टीनुमा चूल्हा है ना, ये नहीं मिला है। ध्यान रखें, एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए इसको। यहाँ मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल ठीक है। मकानों में 4-5 बड़े व छोटे कमरे मिले हैं, ये भी ठीक है। लकड़ी व ईंटों की नालियाँ मिली हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर भट्टियाँ नहीं मिली हैं। भट्टीनुमा चूल्हे जो प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं आहड़ से। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है। देखिए, नगर और रेड ये दोनों टोंक में है, तो बिल्कुल ठीक है। आया ना नगर। नहो, भरतपुर, ये भी ठीक है। गुलुंड, और देखिए गुलुंड में पचमाता और राजसमंद। देखिए गुलुंड जो है, गुलुंड ये और पचमाता ये दोनों राजसमंद में है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सौंथी जो सभ्यता है ये जयपुर में नहीं है। सौंथी सभ्यता बीकानेर में है। और सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, वो मैंने अपने लेक्चर में बताया है। जो सभ्यता है ना, अगर उन सभ्यताओं को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। सौंथी सभ्यता जो है वो बीकानेर में है, जयपुर में नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? फिर नहीं है, देखो नहीं है। सुनारी झुंझुनू, बिल्कुल ठीक है। दर, अभी देखो दर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, भरतपुर में है, चूरू में तो हो ही नहीं सकता। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में और बाघ और भीलवाड़ा में। तो अगला देखिए, कहाँ से जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य और अग्निग्रिड का यानी अग्निकुंड जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला देखिए, उच्च कोटि के चावल कहाँ से उत्पादित करने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये उच्च कोटि के चावल की बात कर रहा है। तो क्या बैराट से मिले हैं, बालाथल से मिले हैं, आहड़ से मिले हैं, या तिलवाड़ा से मिले हैं? तो वो मिले हैं आहड़ से। आहड़ से उच्च कोटि के चावल पकाने के या चावलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, कहाँ से स्वास्तिक, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ से स्वास्तिक, तीर्थन चक्र के चिन्ह युक्त घोड़े, दीपक, नाचता हुआ पंछी, पत्थर की संदूक, लोहे की किले तथा हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? देखिए, इस प्रश्न को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और पढ़ने के बाद में इसको बहुत अच्छे से फोकस करें। और इसमें 4-5 पॉइंटों को, 4-5 बिंदुओं को समाहित किया गया है, तो आप इनको जान पाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा इसका बैराट सभ्यता। कहाँ से मिले हैं सब? बैराट सभ्यता से मिले हैं। और बैराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। गाय की मुख वाले प्याले, कैसे प्याले हैं? गाय के मुख वाले प्याले, तांबे की बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, कांच की मणिये, मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें 4-5 बातें समाहित की गई हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें और लिख लें कहीं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? 15। तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। गाय की मुख की प्याले यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और दर्पण वगैरह, हाथी दांत का कंघा यहाँ से मिला है। तो ये प्रश्न मैंने पहले उसमें बना के भी दिया है आपको प्रश्नमाला में। अगला देखिए, कहाँ से दोहरी पेचदार श्रावली, श्रावाली, ताम्र पव यानी पिनों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये दोहरी पेचदार श्रावली ताम्र जो पिन है उनके अभिलेख मिले हैं, को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो इसे देखना एक बार थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहाँ से दोहरी पेचदार यानी श्रावाली ताम्र पिनों का पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? तो ये कहाँ से मिले, इनको थोड़ा सा आपको बताना समझ के। तो ये मिले हैं गणेश्वर से। तो तांबे के संबंध में अगर बात कर रहा है तो कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ से एक कमरे में 36 कितने 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क और 8 भारतीय यूनानी शासक की मुद्राएं हैं? देखिए, ये सारे प्रश्न मैंने आपको सभ्यताओं में डिस्कस कराए थे, और सारे जो क्वेश्चन है यहाँ से भी आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब एनसीईआरटी बेस्ड मैं सभ्यताएं करा चुका हूँ। अगर आप वहाँ से भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये सारे कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बैराट से। कहाँ से मिले हैं? बैराट, जयपुर से। 18वां क्वेश्चन है, गणेश्वर में मिट्टी के कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो गणेश्वर में मिट्टी के कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं?
तो वहाँ मिले हैं 2 प्रकार के बर्तन। कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? 2, पतले और मजबूत। पतले और मजबूत, पतले और मजबूत दोनों प्रकार के बर्तन यहाँ से क्या है? प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन 19वां, कहाँ से तांबे के बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ और मर्तबान, कलश, प्याले तथा तसले, ढक्कन, ढाणी और हांडी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो गणेशपुर की ओर संकेत कर रहा है, तो इसका उत्तर भी गणेशपुर हो जाएगा 19 का भी। तो 20 क्वेश्चन देखिए, उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील, उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो उदयपुर में जो बल्लभनगर है, यहाँ से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? और वो मिले हैं बालाथल, और बालाथल सभ्यता जो है वो उदयपुर में आती है। बिजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? तो आपको पता लग गया होगा, ये बैराट सभ्यता की ओर संकेत कर रहे हैं, तो बैराट सभ्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22, बालाथल के संबंध में सत्य कथन है। तो बालाथल के संबंध में सत्य कथन क्या है? यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, यहाँ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ से बुने हुए जो हाथ से बुने जाते हैं वो, तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि प्राप्त हुए हैं यहाँ से। 22 तो ये इसके बारे में सभी सही हैं। तो इनको आप एक बार फिर से देख लेना वीडियो को रोक कर। कहाँ से 11 कमरों का एक घड़ा, यानी कहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है? तो क्या बैराट से मिला है, गणेश्वर से, बागौर से या बालाथल से? तो 23 तो ये सब बालाथल से मिले हैं। कहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है? तो बड़ा भवन मिला है बालाथल से। अगला देखिए, कहाँ पर मकानों की छत बांस और केलू से बनी थी? तो कहाँ की थी वो छतें जो मकानों की छत बांस और केलू से बनी हुई थी? तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और सरस्वती। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती। क्या है ये? कहाँ पर मकानों की छत बांस और केलू से बनी थी? तो उत्तर हो जाएगा 24 में मैं बताता हूँ, कालीबंगा। कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। ठीक, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, देखिए। तो ये मिली है कालीबंगा से। कहाँ से? मकानों की छतों पर बांस। तो मैंने पहले पढ़ाया इसमें कि बांस जो छतें हैं वो बांस से बनाई गई थी कालीबंगा में। आहड़ बस्ती, आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? जो आहड़ बस्ती है प्राचीन काल में किस नाम से जाती थी? ताम्रवती नगरी, धूलकोट, अघाटपुरा और सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्लियर है 25वां? हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, लड्डू प्रश्न है, तांबा। और पशु को पालतू बनाया था, कुत्ते को। ठीक है। अगर आभूषण की, अगर हम बात करें वस्तु की, तो सबसे पहले किस वस्तु का प्रयोग किया था? वो है कुल्हाड़ी। अगला देखिए 27 क्वेश्चन है, कहाँ से तस्तरिया, दीपक, धूपदानियाँ, 26 किस्म के मनिए, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें, कटोरियाँ, मटके मिले हैं? और इसके बारे में ये किस सभ्यता की ओर संकेत कर रहा है? 27 तो ये कर रहा है आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ जो उदयपुर में सभ्यता स्थित है, इसके बारे में। कहाँ से? तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, यानी 26 किस्म के मनिए, तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें, कटोरियाँ, मटके, और इसकी खुदाई की गई थी 1951-52 में। ठीक है। अगला देखिए 28, सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में किस विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता। तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd। क्या मिली है? गणेश्वर सभ्यता मिली है यहाँ से। और इसके बाद में 30 क्वेश्चन है, और 30वां क्वेश्चन है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, इसे एक घोष भी कहा जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो दी थी LP टेसीटोरी, तो LP टेसीटोरी ने दी थी सबसे पहले इसकी जानकारी। अब इसके बाद देखिए, तांबा पिघलाने का भट्टीनुमा चूल्हा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो तांबे पिघलाने का जो भट्टीनुमा चूल्हा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो मिला है आहड़ से। कहाँ से मिला है? आहड़ से। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5। तो ये लास्ट चैप्टर आज के लिए मान लेना। देखिए
राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में, 1952 में। अगला देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल। और अगर कहें मनोनीत तो हीरालाल शास्त्री हो जाएगा, ठीक है। और मनोनीत और निर्वाचित बात करें तो जनानंद व्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन समय में शासन का प्रमुख होता था। तो प्राचीन समय में शासन का मुखिया कौन होता था? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है आपके लिए, देख लीजिए एक बार। यानी प्राचीन जो समय है इसमें तो कौन होता था? आपको पता है राजा होता था, राजा ही मुखिया रहता था। अगला क्वेश्चन, राजा के शासन में सहायता करने वाला प्रमुख मंत्री, जो राजा था, राजा को शासन में जो सहायता करने वाला प्रमुख व्यक्ति क्या था, क्या कहलाता था? जागीरदार, खजांची, सामंत, दीवान। तो चौथे में क्या हो जाएगा? दीवान हो जाएगा। जो दीवान था वो प्रमुख रहता था। सेना को वेतन देना, सेना संबंधी कार्य की जिम्मेदारी किसके पास रहती थी? तो सेना को वेतन बांटना और उसकी जिम्मेदारी रखना किसका हाथ था? राजा, मंत्री, बख्शी और खजांची। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बख्शी। पांचवें में क्या हो जाएगा? बख्शी हो जाएगा। बख्शी सेना का प्रमुख हुआ करता था। और देखिए, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, राजकोष में वृद्धि करने का कार्य था, किसका था भाई? खजांची का। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खजांची हो जाएगा इसमें निश्चित रूप से। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है, राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? जाति आधारित, रक्त व कुली भावना पर आधारित, जन्म आधारित, और इनमें से कोई नहीं। आठवां क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित थी, यानी इसे हम कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं। रक्त का मतलब है उसी वंश का बन जाना, मतलब जागीरदारी जो व्यवस्था थी वंश बाई वंश चली आ रही थी। अगला देखिए, राजस्थान में राजा और जागीरदारों के मध्य संबंध था स्वामी व सेवक का, भाईचारे व सौहार्द पर आधारित। तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर राजाओं का और इसका जो संबंध था, राजा और, एक सेकंड देखिए, राजा और इनके बीच में जो संबंध था वो भाईचारे एवं सौहार्द की आधार पर था। तो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, और प्रश्न नंबर है 10वां, ब्रिटिश कालीन भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित था? तो कितने भागों में विभाजित था? तो ये था 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो ब्रिटिश भारत और एक है रियासती भारत। देखिए, एक तो रियासतों भारत की रियासतें थी और एक थी ब्रिटिश रियासतें जो ब्रिटिश के अधीन थी। तो 2 भागों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वायसराय की बात कर रहा है तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे जो 1856-57 बनाए गए थे, ठीक है। वायसराय की बात कर रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लो, सेकंड ग्रेड में 100% पूछा जाएगा ये। तो ये क्या है? 1 अप्रैल 1937 को, वेरी मोस्ट है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो किस अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया था? तो ये आप देख पाए होंगे, 13वां क्वेश्चन है और 13वें का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके समय में इसमें क्या है? परिवर्तन लाया गया था। अब देखेंगे 14 क्वेश्चन, 14वां, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अजमेर मेरवाड़ा को विदेश एवं राजनीतिक विभाग से किस विभाग के अंतर्गत लाया गया था? तो कौन सा विभाग में शामिल किया गया था इसको? ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, मानव संसाधन विभाग। तो इसको कौन सा दिया गया था? गृह विभाग दिया गया था। तो एक बार फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अजमेर मेरवाड़ा को विदेश एवं राजनीतिक विभाग से किस विभाग में के अंतर्गत रखा गया या लाया गया?
तो वो था गृह विभाग। अगला देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत के यानी ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं कितने प्रांतों में बटा हुआ था। तो आपको पता होगा, मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर है 15, तो 10 हो जाएगा इसका उत्तर। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश एवं कितने प्रांतों में बटा हुआ था, तो हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता, भाई बंधुओं को दी गई इस भूमि का स्वामी क्या कहलाता था। तो ये प्रश्न अभी जो रीट की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें लेवल 1 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा जागीरदारी। जो अपने सगे संबंधियों और भाइयों को दी जाती थी भूमि राजा द्वारा, वो क्या कहलाती थी, जागीरदारी कहलाती थी। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया। और ये प्रश्न देखिए, जब 2012-13 में परीक्षा हुई थी पहली बार रीट की, जो आरटेट हुआ था उसमें पूछा गया था। तो 1857 क्रांति के बाद इसे पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के बाद समाप्त हो गया था। तो 1858 का जो अधिनियम था उसके बाद। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद भारत के शासन का सीधा नियंत्रण किसके हाथ में चला गया। तो वो आ गया तो इंग्लैंड ताज के अधीन। तो निश्चित रूप से यही बात मैं कर रहा था, 1857 क्रांति के बाद, या इसे कहेंगे 1858 का जो अधिनियम हुआ था इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें सीधा ही प्रश्न फाइट किया गया था। जागीरदारों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था, दीवान, राजा, बख्शी और परगना अधिकारी। तो इसका उत्तर जरूर कमेंट करके बताना मुझे। 19 तो राजा। तो अभी मैं पीछे बात कर रहा था कि राजा के द्वारा भूमि वगैरह जो दी जाती थी अपने लोगों के लिए, और वो क्या थी, जागीरदारी कहलाती थी। तो राजा। 20 क्वेश्चन है 20वां, निम्न में से कौन से शासक वर्ग का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो कौन सा शासक है जो राजस्थान से संबंध नहीं रखता है। तो सिसोदिया था, राठौड़ थे, कछवा, चौहान थे, शशांक नहीं थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक देखिए बिल्कुल ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर आ गया है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और चैप्टर नंबर 6, इसके बारे में हम कल बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कमेंट करके कि आपके प्रश्न जो हैं आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मौका मिलेगा कल हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।